नमस्कार, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और बात मुंबई की ही, जहां पर एक जंगल है जिसका नाम है आरे। आरे में मेट्रो कार शेड बनाना है चाहती है सरकार। मौजूदा सरकार, पिछली सरकार इसके खिलाफ थी, इसलिए उसने काम रोक दिया था। उसने एक नई जगह कांजूर मार्ग तय कर ली थी, लेकिन अब जो नई सरकार बनी है उसका कहना है कि उन्होंने जो पहले फैसला लिया था आरे में के अंदर ही मेट्रो कार शेड बनाने का, वो जारी रहेगा। आरे के अंदर बहुत सारे जानवर भी हैं, बहुत सारे वन्य जीव भी हैं, जिनमें तेंदुए भी शामिल हैं। और तेंदुए शहर के निकटवर्ती इलाकों में पहुंच भी जाते हैं आरे के जंगलों से निकलकर। और ये जो आरे का जंगल है, इसको लेकर लड़ाई बड़ी लड़ रहे हैं प्रदर्शनकारी और पर्यावरण प्रेमी। इनके साथ वहाँ पे आदिवासी पहाड़ों में रहने वाले लोग भी, जो उनके गांव हैं छोटे छोटे, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अकेला ऐसा आप कह सकते हैं जंगल है जो शहर के बीचों बीच है। इसे कुछ लोग मुंबई के फेफड़ी भी कहते हैं। पुलिस ने अब तक 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं और बीती रात यहां पर देर तक प्रदर्शन चलता रहा। इसको लेकर एक लड़ाई सियासी भी है, जिसमें एक तरफ शिवसेना है, वो शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की है। एक शिवसेना शिंदे समूह की भी है, जो इसके पक्ष में है कि यहाँ पे मेट्रो कार शेड बन जाना चाहिए। बीजेपी भी है, बीजेपी चाहती है कि यहाँ पे मेट्रो कार शेड बने। देवेंद्र फडणवीस पहले से ही इसके पक्षधर रहे हैं। और इन सब को लेकर एक तरफ उनकी भी है जो पर्यावरण प्रेमी है और जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये पूरा जो सियासी माहौल है, इस सब के बीच में प्रदर्शनकारी भी खड़े हुए हैं, लेकिन नेता गायब हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारे साथ सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से देर रात तक प्रदर्शन चलते रहे। आरे कारशेड की ये पहली तस्वीर 18 जुलाई की है, जहां पर कारशेड के आसपास के इलाके में हरियाली देखी जा सकती है। जबकि दूसरी तस्वीर 28 जुलाई की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कारशेड के आसपास से किस तरह से पेड़ गायब हैं। महाराष्ट्र में पिछले महीने नई सरकार के स्थापना के बाद से आरे में कारशेड बनाने का निर्णय दोबारा लिया गया और इसके ही विरोध में लोगों का प्रदर्शन जारी है। लगातार काटे जा रहे पेड़ों के खिलाफ गुरुवार देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा। गुरुवार के दिन पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। पर्यावरण प्रेमियों का सवाल है कि एक बार फिर से पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। जो ट्री काट रहे हैं वो जेसीबी से कट रहे हैं, जो पहले नहीं हो रहा जी। ट्री को काटने के लिए आपको हेक्सोल 100 लगता है। अभी वो लोग क्या है, ये अभी जेसीबी गवर्नमेंट हो गया। आप मुंबई में नहीं, आरे में नहीं, आप पूरा देश में देखेगा, जो भी गवर्नमेंट का रॉन्ग काम करने का वो जेसीबी से होता है। वो जेसीबी को लेता है, वो ट्री को ऐसा धक्का मारता है, टक करके गिर जाता है, फिर जेसीबी झाड़ के ऊपर चलता है, उसको पूरा क्या बोलते हैं, चूर चूर या ऐसा क्रश करता है और बोलता है कि झाड़ है ही नहीं। 2 मिनट में उनका काम हो रहा है और पूरा जंगल ऐसा साफ हो रहा है। नई सरकार की ओर से आरे में ही कारशेड बनाए जाने के ऐलान के बाद से हर रविवार को लोगों की ओर से आरे में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट का असर आरे जंगल के पर्यावरण पर पड़ेगा, लेकिन सरकार प्रदर्शनकारियों पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन आरे का जो आंदोलन है, ये जिनको पता नहीं, शायद पूरी जानकारी नहीं, ऐसे कुछ पर्यावरणवादी और कुछ छद्म पर्यावरणवादी जो स्पॉन्सर्ड है, ऐसे लोग मिलकर कर रहे हैं। तो जिनको पूरी जानकारी नहीं, ऐसे जो असली अच्छे पर्यावरणवादी है, उनको हम जरूर बताएंगे, इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन सारे पर्यावरण के मुद्दे लेकर ये लोग हाईकोर्ट गए, वहां हारे। ये लोग ग्रीन ट्रिब्यूनल गए, वहां हारे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां हारे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कारशेड करने की परमिशन दी। इस पूरे मामले में अब पर्यावरण प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाया है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही ये तय हो पाएगा कि आरे का भविष्य क्या है। महाराष्ट्र में नई सरकार की स्थापना के बाद आरे में एक बार फिर से पुलिस बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जिस पिकनिक पॉइंट पर हर रविवार को पर्यावरण प्रेमी प्रदर्शन करते हैं, वहां पर पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। और इसके साथ ही पर्यावरण प्रेमियों का ये भी आरोप है कि नई सरकार की स्थापना के बाद आरे मेट्रो कारशेड में पेड़ों को काटने का काम भी बदस्तूर जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरण प्रेमी और
आरए की आज याचिकाकर्ता अमृता भट्टाचार्य जी। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के, आसिफ भामला हैं, नेता बीजेपी के। सबसे पहले अमृता भट्टाचार्य जी, आपके साथ सवाल। आपको देवेंद्र फडणवीस या उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग लगातार हार रहे हैं, और दूसरा बीजेपी के लोगों का ये भी तर्क है कि जाएंगे कहाँ अगर मेट्रो कारशेड कांजूर मार्ग या यहाँ पे, लेकिन अगर ये लाइन पहले से तैयार हो चुकी है तो अब जितना नुकसान इसमें होगा उससे कई ज़्यादा नुकसान तो गाड़ियों में और बाकी की चीज़ों में हो रहा है। पर्यावरण का नुकसान दिन ब दिन बढ़ेगा अगर हम जल्दी से जल्दी मेट्रो शुरू नहीं करेंगे तो। बहुत सारे ना इलॉजिकल आर्गुमेंट है यहाँ पे, या तर्क बोल सकते हैं इसको, कुतर्क बोले, पता नहीं क्या वर्ड यूज करे इसमें। पहली बात तो ये है कि मेट्रो ना बनाए तो और भी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। अभी पहली बात तो ये है कि ये अंडरग्राउंड मेट्रो है, पूरा ये एयर कंडीशन रहेगा। मेट्रो के हर इक्विपमेंट बनाने के लिए भी कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हुआ है। उसके साथ आप जो सीमेंट यूज कर रहे हो, है ना, पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो है, टनलिंग हुआ है, वो सीमेंट को भी तो प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो खत्म हुआ है ना। तो इतना सारा जो आपने कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट किया है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मेट्रो कार्बन को गायब कर देगा। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि जनसंख्या है और लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। खैर लंबी बहस हो जाएगी। हमारे साथ आनंद दुबे। आनंद दुबे जी, आप लोग पहले अमृता भट्टाचार्य जी के साथ जी, अब आनंद जी, आप पहले अमृता भट्टाचार्य जी के साथ थे, आप लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, आपके नेता आदित्य ठाकरे भी खड़े हुए थे। वो कहाँ हैं आजकल, और ये इनकी धरपकड़ हो रही है, इस सब के बीच में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभिषेक जी, जब 2014 से 19 में महायुति की सरकार बनी थी, हम तब से इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आरे कॉलोनी में कारशेड नहीं होना चाहिए। आदित्य ठाकरे जी ने इनिशिएटिव लिया, हमारे पर्यावरण मंत्री होने के बावजूद भी हम इसको रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार 19 में आई, तब आपने देखा, सबने देखा, हमने पूरी तरह आरे कॉलोनी पर रोक लगा दी काम करने से। उसका कारण सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरे कॉलोनी का जंगल सिर्फ छोटा जंगल नहीं है, वो नेशनल पार्क का एक हिस्सा है जिसमें से जानवर यात्रा गमन करते हैं और बहुत सारे ऐसे वंचर जीव हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे जो छिपकलियों की प्रजाति है। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पर ही आ रहा हूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो मैं उसी पे आप आ रहा हूं कि देखिए, हमने पूरी तरह से रोक लगाया कि यहाँ पर ये आरे का इसका शेड न बने, और हमने विकल्प दिया कांजूर मार्ग। और उन्होंने उस समय क्या कहा, एक मिनट, महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी, उन्होंने ये कहा कि यह जमीन जो है हमारे केंद्र सरकार की है, आप राज्य सरकार है, एक झगड़ा हो गया। लेकिन इस समय तो केंद्र में भी उनकी सत्ता है, राज्य में भी उनकी सत्ता है, जमीन का विवाद अब समाप्त हो चुका है। लेकिन चूंकि अब उनको आरे कॉलोनी को नष्ट करना है, शिवसेना को नीचा दिखाना है, मुंबई करों के फेफड़ों को बंद करना है, इसके लिए वो आरे को काट रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से राजनीति का एक हिस्सा है। और बिल्कुल जिद है या मजबूरी है, इसी पर हम बीजेपी से भी रिएक्शन लेते हैं। आसिफ भामला जी, बताएं कि आप लोगों की तो अब केंद्र में और राज्य में दोनों में जगहों पे सरकार है, अब तो सॉल्ट पैन की या कोई भी विवाद बचा नहीं है कि किसी जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कांजूर मार्ग में जमीन ले लीजिए और जल्दी से बनवा दीजिए। दरअसल आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्पॉट है पर्टिकुलरली आरे का, ये आइडेंटिफाई हुआ था ये आइडेंटिफाई हुआ था कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार के दौरान। फिर सेना भाजपा की सरकार आई, वहां ये निर्णय हुआ। अब उसमें जब इनकी सरकार आई, इन्होंने अपने अहंकार में उस निर्णय को बाद किया। निर्णय बाद होने के चलते आज 2.5 साल हो गए। आज यदि कांजूर मार्ग में यदि उस डिस्प्यूट का अगर अनावरण भी हुआ तो और 4 साल हम वहां डेवलपमेंट नहीं कर सकते। 2.5 साल इन्होंने सिर्फ जद्दोजहद में, ऑप्टिक्स में जो है सूडो एनवायरमेंटलिस्ट जो है स्पॉन्सर्ड एनवायरमेंटलिस्ट को लेकर जो है एक माहौल तैयार किया। क्या हुआ, आपने क्या अंजाम दिया, मुझे आप बताइए। आज जो है 17 लाख जो है कम्यूटर्स का विषय है मुंबई शहर के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि जितने झाड़ तोड़े गए वो अपने लाइफ टाइम में जितना कार्बन सेक्विटेशन कर सकते हैं उससे ज्यादा मेट्रो 80 दिन में करेगा। तो आप क्या पर्यावरण की बात करते हैं? मैं खुद पर्यावरण से जुड़ा हूं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पर्यावरण की काम करें। आप किसी चीज का निवारण तो कर सकते हैं नहीं। आपको केवल ऑप्टिक्स करने में आनंद आता है। आपको पता है, मुझे एक थोड़ा क्षण दीजिए।
मुझे बताइए कि कॉस्ट एक्सकेलेशन के बारे में आप जानते हैं कि कितना बढ़ रहा है? आपको हम ये बताइए, आश्वासन देना चाहेंगे कि अगले 1 साल में बीकेसी से सीप तक और ये आरे की लाइन चालू करके ये 17 लाख जो कम्यूटर्स है उसको भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ये मौजूदा सरकार न्याय देगी। शेख जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए, फिर आखिरी बात अमृता जी। अढ़ाई साल में जी सुनिए, अढ़ाई साल में आप कुछ कर तो नहीं पाए, अब जवाब दो। इनके 2 कुतर्क हैं अढ़ाई साल कि एक तो आपसे पैसा बात ही बहुत करते ज्यादा। रह गए। अब शांत हो जाइए, अब ठीक शांत है, हो जाइए। जब आप ठीक बोल है रहे आसिफ थे, जी, आप शांत हो। अभिषेक जी, इनके 2 कुतर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। 2 कुतर्क हैं, मैं उसका जवाब दूं। बताइए, पहला ये आप कुतर्क बताएंगे। पैसा ज्यादा लगेगा और दूसरा कुतर्क समय ज्यादा लगेगा। आपने देखा जब पेंडेमिक आया था, कोरोना महामारी आई थी, सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह फूंक दिए। क्यों? क्योंकि जान ज्यादा जरूरी, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आरे कॉलोनी का जंगल बचेगा, एक मिनट अभिषेक जी, आरे कॉलोनी का जंगल बचेगा, पैसा फिर आ जाएगा, पैसा तो फिर आ जाएगा। और दूसरा समय का, अरे भाई 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद भी आएगा ना। ठीक है, जमा किया वो आप जैसे आप दोगे। जीएसटी ठीक का है, पैसा, अमृता जी, पैसा जोड़ते हो ना, ठीक है, वो ये इस पैसा आएगा राजनीतिक हमारे पास। लड़ाई में मैं आपसे समझना चाहता हूं, अमृता जी आपसे ये समझना चाहता हूं कि सवाल तो 17 लाख कम्यूटर्स का है जो इस शहर में फंसे हुए हैं, उनको मेट्रो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि लोग जानवरों की तरह इस वक्त में लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ तो राहत उनको मिलेगी, जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीजें बताई जाती है, मगर थोड़ा कम वक्त है मैडम। आर्गुमेंट है, हाँ वो तो अभी पहली बात तो ये है कि कांजूरमार्ग के अलावा भी और 2 जगह है जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मेट्रो की बनी थी उसी में कंसिडर किया गया था, कलीना और बीकेसी जो लैंड है वो एमएमआरडीए के पास है। उस लैंड पे पहले फाइनेंशियल सेंटर आने वाला था, वो अहमदाबाद जा चुका है। बोला गया था कि बीकेसी के लैंड का हाई फाइनेंशियल वैल्यू है। हमें पता है कि बॉम्बे डूब रही है, तो इसके तो बिल्कुल रिपोर्ट्स है, और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने खुद बताया है कि जो साउथ बॉम्बे है वो कोलाबा मंत्रालय ये सारी जगह डूब जाएगी। यानी मेट्रो जहां से शुरू हो रहा है, मेट्रो रूट 3, वहां के जो स्टार्टिंग स्टेशन है वही पानी के नीचे चले जाना है। तो ये बीकेसी में जो लैंड है, आपको कांजूरमार्ग अगर नहीं भी मिल रहा है, पहली बात तो है कि सेंटर और स्टेट में अभी सेम गवर्नमेंट है, आप लोग आपस में झगड़ा मिटा लो, वो अगर मिटा नहीं सकते हो तो आप बीकेसी में बिल्कुल। अमृता और आनंद दुबे जी की बात एक ही है। आसिफ भामला, आप ये बताएं कि आप लोग बीकेसी, कलीना, दूसरे विकल्प क्यों लेकर क्यों नहीं आप खुले हुए हैं? अब आपको क्या फर्क है, क्योंकि कलीना में से तो निकल भी रही है, वहां पे आप मेट्रो कारशेड के लिए जगह भी है। नहीं, क्या अभिषेक जी हम क्या ट्रायल और एरर ही करते रहेंगे? ये कितनी बड़ी योजना है। 17 लाख कम्यूटर्स का विषय कोई मामूली बात है? यहां नहीं हुआ वहां जाए, वहां नहीं हुआ यहां जाए, ये कोई मजाक बना रखा है? ये 2.5 साल ये शिवसेना कर सकती है, जिस पार्टी का एक विजन है। आज 25 साल से शिवसेना जो है मुंबई महानगर पालिका में राज कर रही है, उतने ही खड्डे आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई विजन है नहीं। सिर्फ इनके नहीं, मेरी बात पूरे होने दीजिए आप। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये कार शेड में जो है हाई कोर्ट में, ग्रीन ट्राइब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में मुझे मेरे मान्यता दी गई। अब आप का इंतजार करते रहे, हम क्या ये ठीक है आप, ठीक है, मैं इस लड़ाई, ठीक है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वैसे तो अब आप ताकत से लड़ रहे हैं आसिफ भामला जी, क्योंकि आप लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं पर्यावरण प्रेमियों पे। इस देश में वैसे भी पेड़ों की कमी है, और ऐसे में आप मुंबई के फेफड़ों को अगर काटने का काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं उन पर एफआईआर तो नहीं बनती है कम से कम। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है इसके लिए माफी चाहता हूं। वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नहीं आए आपके चेयरमैन साहब नहीं आए।
और जबलपुर में स्टेशन पर बुजुर्ग को बेरहमी से पीटने वाला पुलिस वाला सस्पेंड कर दिया गया है। ये वीडियो वायरल ना होता तो शायद ये शख्स यूं ही निकलकर बच जाता, लेकिन ट्रेन में बैठे किसी शख्स ने इस आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ एक वीडियो बनाया जो बुरी तरीके से बेरहमी से अपने जूतों से पीट रहा था, और उसके बाद उसने यही नहीं रुका, ट्रैक पर लटकाने की कोशिश भी की। इनके बीच में कोई भी विवाद हो सकता है कि कोई आपस में गलतफहमी हो या किसी उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ मसला हो, लेकिन पुलिस वालों को ये इजाज़त किसने दी है कि वो इस तरीके से बेरहमी से सरेआम एक बुजुर्ग की इस तरीके से पिटाई कर सके। और बात सागर की, 1 सुई और 40 टीके मसला है मध्य प्रदेश के सागर का, जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा था। इस स्कूल में कोरोना के टीके लगने थे और टीके लगने में जो लापरवाही हुई है वो बेहद बड़ी है। एक ही सुई से 40 लोगों को कोरोना टीका लगा दिया गया, जबकि पहले से नियम तय हैं कि एक सुई से सिर्फ एक ही व्यक्ति को कोरोना का वैक्सीनेशन होगा। तो आपने कितने बच्चों को लगा दी एक सिरिंज से वैक्सीन? 30 बच्चों को एक सिरिंज से लगा दी। हमारे लिए एक ही सिरिंज दी गई। एक ही सिरिंज दी गई? किसने दी है एक सिरिंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। आपको नहीं पता था कि एक सिरिंज से नहीं लगा सकते? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा हाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सिरिंज इस्तेमाल। सागर में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जैन पब्लिक स्कूल में जितेंद्र अहिरवार ने एक सिरिंज से 30 नहीं बल्कि 40 बच्चों को टीका लगा दिया। 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची के पिता ने जब ये देखा और पूछताछ की तो मामला सामने आया। जब देखा वैक्सीनेशन होने के बाद कि उसको सिरिंज निडल बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, तो इन लोगों ने बोला कि एक ही सिरिंज से पूरे बच्चों को लगाई जा रही है। कम से कम 40 बच्चों के लिए एचओडी उसका कहना था, जो लगा रहा था इंजेक्शन, वो बोला था कि एचओडी सर का आदेश है कि एक ही सिरिंज से सब बच्चों को वैक्सीनेशन होना है। तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाने पे फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी। तो ऐसी नज़र था ये आज़ाद भारत में कैसे हो रहा है। अगर नुकसान होता है तो कौन इसका जवाबदार है? 40 बच्चों के लिए अगर कुछ होता है तो कौन इसके जिम्मेदारी लेगा? तस्वीरें सामने आते ही हड़कंप मच गया। राज्य स्तरीय 3 सदस्यीय दल मामले की जांच के लिए सागर पहुंचा। जिला अस्पताल परिसर में सीएमएचओ से लेकर ड्राइवर तक के बयान लिए गए, वैक्सीनेशन से संबंधित दस्तावेज खंगाले गए। ये भी पता लगा कि उस दिन वैक्सीनेटर साक्षी राठौर की ड्यूटी थी, लेकिन वो नहीं आई, तो अधिकारियों ने एसवीएन कॉलेज के छात्र जितेंद्र अहिरवार को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सौंप दी। प्रशासन ने वैक्सीनेटर जितेंद्र अहिरवार के खिलाफ गोपालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जितेंद्र अहिरवार और उसके साथी जितेंद्र राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जितेंद्र अहिरवार जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी वैक्सीनेशन की, तो उसने ब्लेंडर मिस्टेक ये कर दी कि एक ही सिरिंज से 40 लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया, जो एक उपेक्षापूर्ण कार्य की श्रेणी में आता है। इससे अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज उसको गिरफ्तार कर जेल। कितने लोगों को जेल भेजा? अभी 2 लोग गए हैं। जितेंद्र राज थे जो अकाउंटेंट हैं, जिनके द्वारा मतलब सिर्फ उनको बताया गया कि 2 सिरिंज ही उपलब्ध कराई गई। जितेंद्र नर्स नहीं था, सेकेंड ईयर का छात्र था, वो भी उस कॉलेज का जिसके खिलाफ हाल ही में हैदराबाद में फर्जी डिग्री मार्कशीट रैकेट में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। सुकून यही है कि इस मामले में 40 बच्चों की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर बच्चों में हेपेटाइटिस बी और HIV की जांच की थी। सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 लोग गिरफ्तार, टीकाकरण अधिकारी निलंबित। लेकिन क्या उस स्कूल की कोई भूमिका नहीं थी जहां टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था? क्या मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जिले के कलेक्टर और सीएमएचओ की कोई भूमिका नहीं थी, जिन्होंने सिर्फ एक सिरिंज लेकर एक वैक्सीनेटर को भेज दिया, जबकि वैक्सीन के मामले में दिशा निर्देश WHO से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साफ हैं, एक वैक्सीन एक सिरिंज। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
15 अगस्त आने वाली है और इसको लेकर केंद्र की सरकार ने हर घर झंडा की योजना बनाई है और इस योजना के तहत 20 करोड़ तिरंगे लहराने की तैयारी है और इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार ये सब कुछ कैसे कराएगी और इसको लेकर कई सारे नियमों में बदलाव भी किया गया है जो अब तक तिरंगा लहराने को लेकर थे। नोएडा की गारमेंट फैक्ट्री के टेलर्स पैंट शर्ट की जगह इस वक्त तिरंगा झंडा तैयार करने में जुटे हैं। नोएडा में छोटी बड़ी 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में 50 लाख से ज्यादा झंडों की सप्लाई देनी है। लिहाजा नोएडा अपैरल एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित ठुकराल खुद झंडे तैयार करवाने में लगे हैं। यूपी सरकार ने 2 करोड़ झंडे का ऑर्डर दिया है लोगों को, हमें 50 लाख की जिम्मेदारी दी गई है। हम इसको झंडे को यहाँ पे बना रहे हैं नोएडा में। हमारा नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर है, हमारे यहाँ 3500 कारखाने हैं, तो हम सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके जो बना सकते हैं उनको दे रहे हैं। कपड़ा इसका सारा हम सूरत से ला रहे हैं, सूरत में प्रिंटिंग होती है, वहाँ से मिलों में कपड़ा प्रिंट करा के हम यहाँ ला रहे हैं। वहाँ पहले लेजर कटिंग होती है, साथ में 3 तरफ से लेजर कटिंग होके आता है। यहाँ आने के बाद फिर एक लेजर कटिंग होती है, फिर एक सिलाई लगती है, उसके बाद झंडा बन के तैयार होता है। इस तरह के एक झंडे की कीमत 20 रुपए के आसपास आती है। लिहाजा 20 करोड़ झंडों को खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट चाहिए। सरकार भी अब अपने बजट से झंडे खरीद रही है और उसने आनन फानन में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलाव करके शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा अब इस फंड के तहत कंपनियों को भी झंडे खरीदने की इजाजत दे दी गई है। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन भी ज्यादा से ज्यादा झंडा खरीदने में जुटा है। उन्नाव प्रशासन ने तो इस तरह की तमाम फैक्ट्रियों को 5 से 8 हजार झंडों का इंतजाम करने को कहा है। 7 लाख ऐसे मकान हैं जहां पर हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। इस क्रम में विभिन्न माध्यमों से हम तिरंगा झंडा बनवा रहे हैं। हमारी जो एसएचजी की महिलाएं हैं वो 1 लाख झंडे बना रही हैं। इसी क्रम में जो हमारे इंडस्ट्री एरिया के साथी हैं, हमारे जो उद्योगपति बंधु हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी सीएसआर के माध्यम से, और हमें बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सीएसआर के माध्यम से जो हमारे उद्योगपति बंधु हैं उनके द्वारा हमें करीब 1 लाख झंडे जो हमारे स्लॉटर हाउस हैं वहां से मिल रहे हैं। बाकी करीब 1,20,000 झंडे हमें अन्य औद्योगिक इकाइयों के द्वारा मिल रहे हैं। साथ ही पंचायतों के माध्यम से भी हमें 3 लाख झंडे मिल रहे हैं। सरकार का हर घर तिरंगा लाने का कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा। देशभक्ति के जज्बे को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत हृदय के निकट का विषय है। पूरे देश में आजादी को लेकर जिन लोगों ने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो अनसंग हीरोज हैं स्वाधीनता के, उन्हें हम कैसे याद करें, उनके जीवन से हम कैसे प्रेरणा लें, कैसे तिरंगे को हर घर तक पहुंचाए ताकि एक राष्ट्रीयता का भाव, एक राष्ट्रप्रिय का भाव, एक नेशनलिज्म का भाव यह हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसको उद्देश्य में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हर घर तिरंगा अभियान लिया गया है। सरकार इस कार्यक्रम को देशभक्ति जैसे मुद्दों से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है। सरकार के एक तबके का मानना है कि अभी तक तिरंगे से लोगों का औपचारिक जुड़ाव था, लेकिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के जरिए अब आम लोग तिरंगे से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ पाएंगे। लेकिन 70% गरीब आबादी वाले इस देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर अभी भी बहस की काफी गुंजाइश है। उन्नाव से गौरव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक आया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे केजरीवाल नहीं जा पाए सिंगापुर। अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि दिल्ली कैसी है, उन्होंने कैसी दिल्ली बनाई है। वर्ल्ड सिटीज़ समिट थी और इसमें अब वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको एलजी ने जाने की पहले तो परमिशन नहीं दी, उसके बाद जो फाइलें हैं वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी।
ड्रम बजाया, ध्यान किया, लेकिन हैप्पीनेस उत्सव में भी मन से सिंगापुर ना जा पाने की निराशा नहीं निकाल पाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर बात फैल रही है। जितने भी डिग्निटरीज आते हैं, यूएन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल आए, स्वीडन नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई, मेलेनिया ट्रंप आई, धीरे धीरे बात तो फैल रही है। अच्छा होता अगर मैं जाता और दुनिया को अपनी बात रख पाता। अच्छा होता अगर मैं सारी दुनिया के सामने देश में जो अच्छा काम हो रहा है रख पाता, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। दिल्ली सरकार के मुताबिक सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड सिटीज समिट में औपचारिकता पूरी करने की समय सीमा 20 जुलाई थी। उपराज्यपाल को 7 जून को फाइल मंजूरी के लिए भेजी गई, लेकिन उन्होंने 21 जून तक चुप्पी साधे रखी, जिससे समय ही निकल गया। इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। दिल्ली सरकार ने बयान में कहा, साफ है कि केंद्र सरकार की मंशा मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में हुए विश्व स्तरीय कामकाज के बारे में बताने से रोकने की थी। केंद्र सरकार की मंशा बेशक पूरी हुई हो, लेकिन इससे देश को वैश्विक समुदाय के बीच जिस तरह से नीचा देखना पड़ा है, उसके जिम्मेदार भी वही हैं। 21 जुलाई को उपराज्यपाल ने केजरीवाल के आवेदन को नकार दिया था और कहा था कि ये मेयर लेवल का है, इसमें आप ना जाएं। लेकिन केजरीवाल ने उपराज्यपाल की सलाह नकारते हुए विदेश मंत्रालय में आवेदन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2019 में अरविंद केजरीवाल को कोपनहेगन जाना था, 2022 में सिंगापुर। 2019 में केंद्र सरकार ने ये दलील दी कि मेयर लेवल का प्रोग्राम है, केजरीवाल ना जाएं। 2022 में उपराज्यपाल ने यह दलील दी कि मेयर लेवल का प्रोग्राम है, केजरीवाल ना जाएं। 2019 में भी अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाए थे, 2022 में भी अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाए। कहानी समाप्त हुई। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।